फिर से रिवाइज करा दूं आपको जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाँ एक जनरल इक्वेशन की बात हमने और की थी, वैसे वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो जनरल इक्वेशन जो होती है वो भी एक बार मैं लिख दूं आपके लिए, देखिए। जैसे बेटा यहाँ मैंने लिखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल 0 represents an ellipse if delta equal abc 2fgh माइनस af स्क्वायर bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। एक तो ये नॉन जीरो होना चाहिए बेटा, और दूसरा h स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। तो धीरे धीरे देखो हम लोग काफ़ी हद तक, अभी सेकंड लास्ट है बस, इसके बाद भाई एच स्क्वायर लेस देन ए बी पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इलिप्स हो गया। एच स्क्वायर इक्वल ए बी पर हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बेटा? दैट वाज पैराबोला बेसिकली, और सर्किल के लिए था दैट वाज नॉट इक्वल टू जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू बी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करके रखिएगा, है ना। ये बस मैंने आपको इसमें लिखवाया कि कई बार ना वो आपका वो दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, विच वन इज कंडीशन फॉर इलिप्स, लाइक ऐसे करके दे देंगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप समझ रहे होगे सिर्फ एक ही बचता है। मैं इसी को यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो अगर जो एच स्क्वायर ए बी के ग्रेटर है तो ये हाइपरबोला होता है। एंड अलोंग विद दैट कि भाई डेल्टा नॉन जीरो होना ही चाहिए, एंड rectangular hyperbola if h square greater than ab, delta not equals to 0, and a plus b is equals to 0। अच्छा, अब देखो हम एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 represents an ellipse। Find set of values of r। तो देखिए, यदि हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लू मिल रहा है कि दैट शुड स्टैंड्स फॉर ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वन हो गया, और बी स्क्वायर हमारा 16 माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब मैं इनइक्वलिटी तक कैसे पहुंचूं, या सेट ऑफ वैल्यूज तक कैसे पहुंचूं, एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ वैल्यूज। तो आप मुझे बताओ, बाई नेचर ए स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आर स्क्वायर माइनस वन भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स आर स्क्वायर ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो आर की वैल्यू बेटा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, एंड यूनियन वन से इन्फिनिटी हो जाएगी। इस बात को फिर से समझ लो, ये मैं वैसे कहीं ना कहीं शायद बताया था पहले भी, लेकिन बता देता हूँ। आर स्क्वायर यदि ए स्क्वायर से बड़ा है तो आर आपका बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से इन्फिनिटी। दूसरा, यदि आर स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो आर बिलोंग करता है माइनस ए से लेके ए तक। कैसे करता है थोड़ा हम फंक्शन में डिटेल में समझ लेंगे, फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। दूसरा, मैं रिजल्ट बी स्क्वायर के पैरेलल भी लाना चाहूँगा। बी स्क्वायर क्या है? वो है 16 माइनस आर स्क्वायर। सर्टेनली वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि समथिंग विच स्टैंड्स फॉर बी स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। और जीरो, जीरो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि जीरो तो भाई हम लोग रख नहीं सकते, जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब
आर स्क्वायर आपका लेस देन 16 होना चाहिए। 16 4 का स्क्वायर होता है। तो आर बेटा आपका -4 से लेके कहाँ तक हो सकता है? 4 तक हो सकता है। लेकिन साइमल्टेनियस वैल्यूज चाहिए हमें आर के। वी आर लुकिंग फॉर दोज वैल्यूज विच आर फुलफिलिंग बोथ द कंडीशंस फॉर ए स्क्वायर एज वेल बी स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास कंडीशन आई हैं 1 एंड 2, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, फाइनल कंडीशन। तो आप मुझे बताओ बेटा इसका इंटरसेक्शन क्या बताएंगे आप मुझे? -4 से 4 और -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। -4 से -1 यूनियन 1 to 4। बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा बेटा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ ये देखना था, इसमें और हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है कि समथिंग बिलो एक्स, आई मीन जो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर है, इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी अगेन अलोंग विद दिस, कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। दोनों को आप इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आर का कॉमन वैल्यू आएगा वो रख दीजिए। समझ में आती है बेटा बारी वाली कि ये जो इनइक्वालिटी मैंने लिखी है ये आपने पहले कभी पढ़ी है बेटा ये वाली? आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए हाँ स्क्वायर, सर। है ना? तो ये वहीं से लिया है मैंने। ये मॉडल्स में भी आपने पढ़ी होगी बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अगर जो यही मैं आपको कहूँ ये रिजल्ट सेम रहेगा, अगर जो मैं आपसे कहूँ मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन ए, तब भी ये सेम रिजल्ट रहेगा। इधर मॉड ऑफ आर लेस देन ए पर भी सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स बेटा, जैसे मान लो एलिप्स हमारे पास ये होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर x अपॉन ए को cos थीटा और y अपॉन बी को sin थीटा रख देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। तो x इज इक्वल्स टू ए cos थीटा और y इज इक्वल्स टू बी sin थीटा। तो ये तो इक्वेशन हो जाता है। ये कैसे आता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर आपको। उसके बाद यदि हम कहें कि भाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जैसा कि हम पैराबोला में भी पढ़ रहे थे, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को हम लोग क्लब कर देंगे और पी थीटा के फॉर्मेट में लिख देंगे ए cos थीटा बी sin थीटा। अब आप देख रहे हो ना धीरे धीरे चीजें, यदि मैं एनसीईआरटी वाला लेता तो मुझे यहाँ पर ये चेंज करना पड़ता। अब ये सेम रहेगा, ए cos थीटा, अब सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। ए cos थीटा बी sin थीटा, ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। एक टर्म हम और पढ़ लें जिससे कि मैं इनका प्रूफ समझ सकूं। एक टर्म होता है ऑक्सिलियरी सर्किल। ऑक्सिलियरी सर्किल क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक एलिप्स मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो फॉर अ गिवन एलिप्स its auxiliary circle is a circle which is concentric of it या concentric of ellipse and whose diameter is equal to the length of मेजर एक्सिस। इस बात को एक बार फिर से क्लियर कर लें कि ऑक्सिलरी सर्किल किसी इलिप्स का क्या होता है, एक सर्किल ही रहता है ये, और इलिप्स के कॉन्सेंट्रिक है और हुज डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मतलब अगर जो इलिप्स मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मेजर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है,
तो हम कैसे बनाते हैं बेटा, इसका फिगर कैसे बनाते हैं? ये हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये a,0 हो गया, ये -a,0 हो गया। तो सेंटर तो मैं यही रखूं, और ये माइनर है, ये छोटा एक्सिस है, लेकिन डायमीटर में इतना ले लूं जितना ये मेजर एक्सिस है। तो सर्किल कुछ ना ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके, ऐसे करके दिखेगा। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल क्या हो जाएगी यदि हम नेक्स्ट में जाएं, नेक्स्ट पेज पे? तो इक्वेशन ऑफ x² plus y² is equals to a². वेरी गुड, x² plus y² इज इक्वल्स टू a²। ये ऑक्सिलरी सर्किल है। अब जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे करके यदि हम लोग ले लें, तो एक मान लीजिए जैसे मेरे सर्किल, मेरे पास ऑक्सिलरी सर्किल जो आ गया AC, वो x² plus y² इज इक्वल्स टू a² है। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, a cos थीटा और a sin थीटा। तो मैं यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए ऐसे करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। तो मान लीजिए ये P डैश पे कट करता है। अब यदि ये P डैश पे कट करेगा तो x इज इक्वल्स टू, तो बेटा a cos थीटा ही रहेगा। तो P डैश का एब्सिसा भी क्या रहेगा, a cos थीटा कॉमा y। अब एक्चुअली है क्या, P डैश लाइज एट एलिप्स, जिसकी इक्वेशन x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1 है। तो ये रख दीजिए x को यहाँ पर, a² cos, ये सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, आप समझते हैं, इज इक्वल्स टू 1, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू b sin थीटा आ जाएगा। तो आप समझिए पॉइंट क्या आ गया, a cos थीटा और b sin थीटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये यदि मैं ऐसे करके, तो इसका मतलब थीटा ना इससे कंसर्न एंगल नहीं है, थीटा यहाँ से कंसर्न एंगल है, ये वाला कंसर्न एंगल है। और फ्रॉम फिगर जो थीटा है इसको हम एक अलग से नाम कहते हैं, ये होता है इसेंट्रिक एंगल। इसका नाम आप याद रखेंगे, इसेंट्रिक एंगल। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई हैं कि एक तो ऑक्सिलरी सर्किल का क्या कंसेप्ट है, इट इज कॉन्सेंट्रिक, इट इज कॉन्सेंट्रिक टू द ellipse and its major axis, sorry, its diameter is equal to the length of major axis of corresponding ellipse। तो ये ellipse हमारे पास, ellipse का मेजर एक्सिस ही इसका डायमीटर बन जाएगा। बेटा बताओ, ये पॉइंट्स क्लियर हैं अभी आपको? तीन चीजें यस पढ़ी हैं यहाँ पर आपने, है ना, एक तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट, दूसरा इसेंट्रिक एंगल, और एक ऑक्सिलरी सर्किल। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया और उसको ऐसे कहा x-3 का होल स्क्वायर 3 एंड प्लस 4 y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये इलिप्स है कि नहीं, पहले ही बताओ। है। बिल्कुल है। इस 3 को हम 1/3 नीचे लिखेंगे, 1/4। तो इसका ऑक्सिलरी सर्किल इक्वेशन क्या होगा बेटा, सोचना जरा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। सेंटर तो यही रहेगा, नो प्रॉब्लम, x-3 का होल स्क्वायर और y-5 का होल स्क्वायर। अब वो आप देख लो कि a स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर कौन रहेगा, देखिए भाई मेजर एक्सेस कौन देगा हमें, 1/3, a बराबर 1/√3 आ रहा है, b बराबर 1/√4 आ रहा है, तो 1/√3 इज अ ग्रेटर वैल्यू। तो ये हो जाएगा बेटा, क्या कहते हो? ओके सर। अच्छा पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लिखे जाएंगे इसके, आपको याद है ना, हम सेम लेंगे जैसे ये लिया हुआ है, लेकिन h और k को ऐड करना पड़ता है। 3 प्लस
1/3 cos थीटा एंड 5 प्लस 1/2 sin थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। हमने a cos थीटा b sin थीटा लिए थे। देखो a मेरे पास क्लियरली 1/√3 है, b मेरे पास क्लियरली 1/√4 और 1/√4 का मीनिंग 1/2। तो b sin थीटा a cos थीटा, इसमें h ऐड हो जाएगा और इसमें हमारे पास k ऐड हो जाएगा। k ऐड होने का मतलब 5 ऐड हो गया और यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा। अभी आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको बेटा। यस सर। तो हम लोग इजीली अब ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं सर्किल की, और इसेंट्रिक एंगल भी जान गए कि वो ये जो पॉइंट होते हैं जैसे सर्किल के कॉरस्पॉन्डिंग लिए जाते हैं पॉइंट, तो थीटा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एलिप्स से, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल से रिलेटेड एक पैरामीटर है। ये आपको कहीं एसएसएन रीजन में मिल जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से दे देंगे। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं बेटा टेंजेंट पर। टेंजेंट टू द एलिप्स, और ऑलवेज की तरह इसमें 3 ही फॉर्म होंगी, आपको क्लियर है। एलिप्स में यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ x² ओवर a² y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। सबसे पहली फॉर्म पॉइंट फॉर्म हो गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स E at a point x1 y1 on it is given by, मैं समझता हूँ आप सबको याद होगा क्या ट्रांसफॉर्मेशंस थे, मुझे बताओगे? x² को किससे रिप्लेस करूं? x(x1) x(x1) ओवर a² y(y1) ओवर b² इज इक्वल टू 1। स्लोप भी आप मेंशन कर लीजिए, स्लोप -x1 ओवर a² और डिवाइडेड बाय y1 ओवर b², तो ये b² ओवर y1 आ जाएगा। ये हमारे लिए नॉर्मल का स्लोप, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आप साथ में याद कर लीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे करके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट मेथड से लाना बेहद आसान। तो उसके बाद में सेकंड हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म लेते थे। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट है आपके पास x1 y1, वो आप लोग बेटा a cos थीटा और b sin थीटा से रिप्लेस कर लोगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी नजर आएगी अब? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) मतलब x इंटू a cos थीटा ओवर a², y इंटू b sin थीटा over b² is equals to 1. Finally, x cos theta over a, y sin theta over b is equals to 1. तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पैरामीट्रिक फॉर्म में। और इसी से हम लोग स्लोप फॉर्म भी अप्रोच कर लेते हैं। या अब इसे मेमोरी में रखना आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, अब हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं एनसीईआरटी के तरीके से आपको पढ़ाता तो आपको सारे फॉर्मूले चेंज करने पड़ते। अब जो चल रहे हैं जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीट्रिक के कोऑर्डिनेट बदल जाते क्योंकि आप बड़े वैल्यू को a कहते, तो जहाँ कॉस के साथ फिर साइन आ जाता, इसलिए हम लोग चेंज करते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए, तो थर्ड पॉइंट में जैसे स्लोप फॉर्म, अच्छा हम लोग बनाते कैसे थे स्लोप फॉर्म को? मैंने आपको पैराबोला में भी समझाया था कि आप y इक्वल एम एक्स प्लस सी मान लीजिए, लेट y इक्वल एम एक्स प्लस सी बी द टेंजेंट ऑफ एलिप्स x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो ना होगा क्या पता है, ये जो y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म से कंपेयर कर लेते थे हम लोग। ध्यान करो जरा, हमने पैराबोला में कैसे बनाया था।
और फिर पैरामीटर को रिप्लेस किया था। लेकिन यहाँ थोड़ा फॉर्मेट अलग अलग आ रही है, तो इसको मैं कैसे करूं जरा बताइए भाई लोगों। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, या तो मैं इसको भी इसमें चेंज कर दूं, क्या ठीक लग रहा है, या फिर इसको चेंज कर लूं, जैसे एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। देखो मैं तुम्हें कंपेयर करना सिखाता हूँ। जिस फॉर्मेट में ये लाइन लिखी है उसी फॉर्मेट में मैंने ये लिख लिया। देखो एक्स और वाई के टर्म एक साथ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहां से एक्स का कोफिशिएंट उठाओ, डिवाइडेड बाय यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, यहां से वाई का कोफिशिएंट पिक करो बेटा, साइन थीटा ओवर बी, यहां से -1, यहां से कांस्टेंट पिक करो और यहां से भी कांस्टेंट पिक करो। पहले यहां तक की बात समझ में आई है तो मुझे बताएंगे। कंपैरिजन, हाँ जी बच्चों, ये एक्स कोफिशिएंट, लेकिन बिफोर कंपैरिजन यू शुड केयर अबाउट दैट कि बोथ शुड फॉलो द सेम फॉर्मेट, बोथ शुड बी रिटन इन सेम फॉर्मेट। जैसे एक्स वाई कांस्टेंट इज इक्वल टू में, तो एक्स वाई कांस्टेंट इज इक्वल टू में ऐसे लिखा होना चाहिए। और हम लोग कर क्या रहे हैं, वी वांट टू फॉर्म slope form of the tangent. Slope form basically it is described in terms of slope. So let we are taking y equal mx plus c as a tangent of this ellipse, and in order to make it, we are comparing it with the parametric equation of tangent. अब जरा बेटा फर्स्ट और थर्ड, एक्चुअली नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग टू एलिमिनेट दिस पैरामीटर। तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, जरा इनको लेकर देखिए। तो मैं समझता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एम अपॉन सी आ जाएगा, और sin थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन सी आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको मिल रही होगी ठीक से। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज द बेटर वे। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मिल जाएगी मेरे को, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ये इसका स्लोप फॉर्म मिलेगा। ये लिख लो बेटा अच्छे से, सॉरी। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैरामीट्रिक क्या होते थे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये क्या हो जाएंगे, देखो कॉस थीटा माइनस ए एम अपॉन सी, साइन थीटा है बी अपॉन सी, वेयर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा याद करो, ऐसी इक्वेशन ऐसी स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी हुई है, सर्किल में पढ़ी हुई है। अब सोचो, अगर जो मैं यहाँ बी को ए रख दूं, सोचना ध्यान से बेटा, यदि मैं बी को ए रख दूं तो ये सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ भी यदि मैं बी को ए रख दूंगा तो ए स्क्वायर कॉमन लेके ए बाहर आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि टेंजेंट की स्लोप फॉर्म यही तो होती थी, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। याद आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. हाँ, सर्किल की जो इक्वेशन थी टेंजेंट की स्लोप फॉर्म में, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात नोट है, जो हम नोटेबल एक फैक्ट लिख लेते हैं। फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, from an outer point of an ellipse, maximum two tangents can be drawn.
देखो दो टेंजेंट बाहर से बनाई जा सकती हैं क्योंकि m में क्वाड्रेटिक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा इस पेज पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ फिर से हम लोग नोट के साथ पढ़ेंगे। इफ टेंजेंट्स drawn from an outer point be perpendicular, then locus of their, बेटा मेरे लिखने से पहले बोलो locus of their, Directrix. हाँ very good, that their intersection point will be a circle known as director circle. Its equation is x square plus y square is equals to a square plus b square. कैसे लाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी सर्किल में बताया था, यहाँ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ स्टेप। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्सेंट्रिक ऑफ इलिप्स, concentric of ellipse and the radius square root of a square plus b square. अब बेटा जरा b को a रखना एक मिनट। यदि आप b को a 2a रखोगे, square हो जाएगा। हाँ ऐसा ही तो था, वो 2a स्क्वायर तो था। हाँ ऐसे करके तो आप ना इसको आप देख रहे होगे कि इलिप्स में और इसमें तो काफी हद तक सिमिलर आ रहा है कुछ कुछ। यदि मैं इलिप्स के फॉर्मुलेज में b को a रख दे रहा हूँ तो वो सर्किल के बन जा रहे हैं। जैसे मान लो आप देखिए भाई, हम बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रखते हैं। अब सर्किल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। देखो यदि मैं b को a रख दूंगा, ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इसको 1 टाइम कट कर देगा, 1 इज इक्वल टू दिस, तो e बराबर 0 आ जाएगा। मतलब एग्जैक्टली यदि मैं b को a रख दूं सर्किल के किसी भी फॉर्मूले में तो वो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले ऑफ सर्किल बन जाते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। तो सबसे पहले मुझे ये जरा देखना चाहिए कि भाई सेंटर क्या है इसका। तो सेंटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मुझे स्टैंडर्ड लिखनी चाहिए पहले, एक्स स्क्वायर ओवर 3 y प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ corresponding director circle be x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। देखना बेटा क्या मैंने ठीक लिखा है? यस सर। भाई a स्क्वायर 3 हो गया, b स्क्वायर 5 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 8 हो गया। दूसरा सेंटर वही रखना है हमें, और इस इलिप्स का सेंटर आपको जल्दी से पता चल रहा है, x माइनस एच होल स्क्वायर तो h 0, y माइनस के होल 0, स्क्वायर माइनस 0 माइनस, तो सेंटर हो गया 0 माइनस 1। तो यह बेहतर तरीके से समझ लें कि भाई हम लोग डायरेक्टर सर्किल कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग तीनों टाइप समझ चुके हैं टेंजेंट के। पॉइंट फॉर्म में भी हमें आता है, और देखो मैंने लिखवाया है ये रहा पॉइंट फॉर्म में ये वाला इक्वेशन, इसे मैं एक रेक्टेंगल में रख देता हूँ। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, थोड़ा मेमोरी में रखना होगा यदि हम जल्दी से इसका एप्लीकेशन चाहते हैं। और स्लोप ऑफ नॉर्मल थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि हम नॉर्मल पर ही मूव कर रहे हैं। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, इसका फॉर्मूला और बना लें बस, फिर हम लोग काफी हद तक थ्योरी से फ्री हो जाएंगे।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स मैंने मान लीजिए ले लिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिखा ही था एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्वायर वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस एक्स वन ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर वाई वन, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में हमें पॉइंट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस वाई वन ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई वन ओवर एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये तो आप फिर भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे, प्रोसेस से ही करोगे, आई नो, लेकिन दूसरा मैं फॉर्मूला मैं याद करने के लिए एडवाइस करूंगा, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला। पैरामीट्रिक फॉर्म में बेटा यही फॉर्मूला ले लो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया वापस। बस जो पॉइंट हैं आपके, जिन्हें आप x1 y1 कह रहे थे, वो आप किससे रिप्लेस कर देते हो? a cos थीटा b sin थीटा से रिप्लेस कर देते हो। तो y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई वन हो गया b साइन थीटा ओवर a cos थीटा और x माइनस a cos थीटा। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। एक काम करो यार, ये ना बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो b cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो बी वाई cos थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर बचा था ए साइन थीटा, तो ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, लेकिन लिख मैं इधर ना हूँ, देखो, मतलब ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, चेंजिंग आप समझ लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और अब इसमें कॉस थीटा साइन थीटा का यदि मैं डिवीजन कर दूं तो काफ़ी हद तक मेरे को एक कंफर्टेबल फिगर आ जाएगी। देखो, बी वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमें पहले से टेंजेंट की इक्वेशन याद है, उसमें क्या था, एक्स कॉस थीटा ओवर ए था, यहाँ वाई साइन थीटा ओवर बी था, है ना, उधर लेकिन वन था। तो मैं कैसे उसमें थोड़ा सा याद कर सकता हूँ कि भाई काम करो, एक्स के कोफिशिएंट को उल्टा कर दो, वाई के कोफिशिएंट को उल्टा कर दो, यहाँ प्लस था माइनस कर दो, यहाँ की टर्म याद करनी पड़ेगी बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बदलेगी नहीं, चाहे ए स्क्वायर बड़ा हो चाहे बी स्क्वायर बड़ा हो, ये यही रहेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो बेटा, समझ में आना चाहिए। देखो, कोई मुश्किल है तो मुझे स्विच करो, बताओ। इसकी मैं बेटा नॉर्मल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म बहुत बड़ी हो जाती है और जनरली आती भी नहीं है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितने नॉर्मल बन सकता है एक पॉइंट से? आउटर पॉइंट से हमेशा एक नॉर्मल बनता है, चाहे हम सर्कल की बात करें, चाहे एलिप्स की बात करें, कोई भी हाइपरबोला हो, कोई भी कॉनिक सेक्शन हो, आउटर पॉइंट से हमेशा एक बनता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्चुअली इनसाइडर पॉइंट से कितने बन सकते हैं एलिप्स में। तो यार ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, जरा कॉस थीटा साइन थीटा को किसी कॉमन फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग? कुछ कॉमन होता है इनके बीच के, हम कॉमन फॉर्मूले में बना लें। सर tan थीटा। बिल्कुल। तो कॉस का हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ 2 टेन ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। जब मैं उन्हें ऊपर ले जाकर एलसीएम लूंगा तो 10 की पावर शायद 4 तक बन जाएगी। तो फ्रॉम, ये नोटेबल पॉइंट है, फ्रॉम एन इंसाइडर पॉइंट
maximum 4 normals can be drawn to the ellipse एक तो ये बात समझ में आ गई, 4 नॉर्मल्स, ये अंडरलाइन कर देता हूँ। अच्छा बेटा, जैसे ये कैसे बनते होंगे, थोड़ा दिखते कैसे होंगे? जैसे हमने मान लीजिए एक ऐसे करके एलिप्स बना लिया, कोई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसे है, अब वो मेजरमेंट तो गलत बनेगी सारी, ऐसे बना लेते हैं बस, जहाँ थोड़ा सा दिख जाए कि हाँ बन रहा है। अब कहाँ बनाओ, एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे, ओ यस, चलो अब बना तो लेगी ऐसे करके। मान लीजिए ये ए है पॉइंट, और ये θ1 है, ये बी है, θ2 पैरामीट्रिक में लिख रहा हूँ बेटा, है ना। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट पैराबोला में कि यदि हमें मल्टीपल पॉइंट मानने हो तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, इंडेक्स दे देते हैं हम लोग। तो जैसे ए θ1 का मुझसे कोई कहे कि फुल क्या है इसका, तो मैं कहूँगा ए कॉस θ1 बी साइन θ1, ए कॉस θ2 बी साइन θ2, ऐसे करके। तो एक नोटेबल बात यहाँ पर और कुछ हमें मिलती है कि सम ऑफ eccentric angles of all the co-normal points, co-normal मैंने पैराबोला में भी आपको एक इस वर्ड का जिक्र किया था, ये co-normal पॉइंट हम उन्हें कहते हैं जो सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स के फुट पॉइंट होते हैं, उनको को-नॉर्मल कहते हैं। तो सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ ऑल द को-नॉर्मल पॉइंट्स in an ellipse is odd integral multiple of pi, that is θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 is equals to 2n plus 1 of pi। ये बात आप समझ लो बेटा अच्छे से। इसका प्रूफ तो बहुत अलग है, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, आपको कहूँगा कि मेमोरी में रखिए। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, पता है सिर्फ कितनी सी बात पूछते हैं कि सम ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनोमल पॉइंट इज, एक ऑप्शन देंगे 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 11 पाई, तो आप किस पे जाओगे? ऑड वाले पे। ऑड वाले पे जाओगे, 11 पाई पे जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, तो ये अच्छे से आपको समझनी है। टेंजेंट नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही है, इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, आप जानते हैं। तो एक बार इन्हें देख लीजिए, देखिए नॉर्मल, ये हमारा पॉइंट फॉर्म हो गया, ये हमारा, इसे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से माइंड में टाइप कर लीजिए, ए एक्स ओवर कॉस माइनस बी वाई ओवर साइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये हो गया। ये हमने नोटेबल एक पॉइंट लिखवाया, ये टेंजेंट के लिए है, डायरेक्टर सर्किल का डिस्क्रिप्शन है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, ये सब चीजें। अब जैसे हमने कल कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट सीखा था कि भाई फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस, अभी हमने सर्किल और पैराबोला का सीखा था बस, क्योंकि वही दो किए थे। आज हमने ये भी कर लिया तो इसका भी कॉमन टेंजेंट ले सकते हैं, अभी करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स x square 2y square is equals to 1, which is parallel to the line 3x minus y minus 1 is equals to 0। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स x square plus 2y square is equals to 1 which is parallel to the line this। अब पैरेलल का मतलब है कि स्लोप बेस्ड फॉर्म है। इलिप्स को बहुत ध्यान से देखना है, कहीं इसमें कोई शिफ्टिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
एक्स स्क्वायर ओवर 1 वाई स्क्वायर ओवर 1/2 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस, अब मैं तो प्लस माइनस लिखवा रहा हूँ, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि कौन सा आता है, एक ही देंगे वो आपको, इसमें बेसिकली प्लस ज़्यादा देते हैं। m कितना रख दें, 3, ए स्क्वायर कितना है 1 है, तो 9 प्लस 1/2, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/2। देखना बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, बेसिक है। Yes, sir. अब यहाँ पर स्लोप की जो कंडीशन है इन्होंने पैरेलल से दे दिया, परपेंडिकुलर से दे सकते थे, या फिर वो आपको किसी लाइन के एंगल से दे सकते थे। अच्छा एक बात और, जैसे हम पैराबोला में आपसे कहते थे कि भाई आउटर पॉइंट से यदि टेंजेंट्स की इक्वेशन लानी हो तो स्लोप फॉर्म को यूज करना बेटर रहता है। तो स्लोप फॉर्म को आउटर पॉइंट से टेंजेंट लाने की कंडीशन में आप यूज कीजिए, आपको बढ़िया से आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें दूसरी अच्छी बात क्या है एलिप्स में, कि ना तो इसमें हमें कोई फैमिली ऑफ पैराबोला पढ़नी, जैसे फैमिली ऑफ पैराबोला नहीं था, फैमिली ऑफ एलिप्स भी नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं शॉर्ट में उनका डिस्क्रिप्शन दूंगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था बेटा, टी इक्वल 0, और फिर से वही मान लीजिए मैं एलिप्स बिना किसी नेमिंग के ले रहा हूँ, और यहाँ पर ऐसे करके मैंने 2 टेंजेंट बनाई, ऐसे करके मैंने आपको 2 टेंजेंट बनाई। तो ये जहां भी ज्वाइन करता है इस तरह से, इसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, whose midpoint is given, वो हम लोग लिखते थे t इक्वल s1, और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn from outer point is given by ss1 is equals to t square। आई होप वेल कि आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि ये हम कहाँ से जिक्र कर रहे हैं, ये सब सर्किल से चला आ रहा है। और बताओ बेटा, क्लियर है ना सब सारी चीजें? Yes, sir. एस क्या होता था, एस एक बार ये लिखवा देना, Equation एस of curve. कर्व। अब यहाँ पे फिलहाल वो इलिप्स है, s1 पावर ऑफ पॉइंट और t इक्वेशन, Tangent. हाँ, obtained by using transformation of tangents। अच्छा क्वेश्चन में आपको बेटा देना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एलिप्स में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेंजेंट्स are drawn from a point at a line
x plus y is equals to 2. Find the locus of midpoint of the chord. ये कुछ क्लियर है? कैसे कर पाएंगे हम लोग? हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इक्लिप्स पर बाहर की किसी पॉइंट से, लेकिन वो पॉइंट में डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं आपको, वो एक लाइन पर है पॉइंट। तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मुझे यहाँ पूरा लिखना चाहिए था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। वैसे कॉर्ड भी दिया हो सकता था, नो प्रॉब्लम। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो लेट इक्वेशन ऑफ chord of contact regarding a point at a line यहाँ x है, x plus y is equals to 2. तो let equation of chord of contact regarding a point at line x1 x plus y is equals to 2. वो मैंने टेंजेंट लिख लिया बेटा, x x1 plus 4y y1 is equals to 1, where ये क्या बन गया, x1 plus y1 is equals to 2. ये बताओगे बेटा कैसे लाए हम लोग? x1 y, मतलब मैंने जो पॉइंट का यूज किया है, जैसे मान लो ये बाहर का पॉइंट है, ये x1 y1, और ये ए बी है जिसका मैं इक्वेशन लाना चाहता हूँ, इसी के मिड पॉइंट का फिर मैं लोकस भी लाना चाहता हूँ। तो जिसको लोकस लाना होता है उसको हम लोग एच कॉमा के मानते हैं। तो रिगार्डिंग दिस आउटर पॉइंट मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखा जो आपके सबसे ऊपर लिखा हुआ है, t इक्वल 0। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स में लिखा, वाई स्क्वायर को वाई वाई में लिखा, इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ जो मैंने पॉइंट यूज किए वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, और ये लाइन पे लाई करते हैं तो x1 प्लस y1 2 तो होना ही चाहिए। क्या कहते हो? राइट? अच्छे से इस पे बड़ा सोचो। मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को समझना ही 50% सॉल्यूशन है। एक इलिप्स है, बाहर किसी पॉइंट से x प्लस वाई इक्वल टू 2 से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो मैंने एक पॉइंट x1 y1 मान लिया। एक काम करते हैं, यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, इस 2 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ a लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है बस कि भाई मान लो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट भी कर सकती है। मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मैं क्वेश्चन अपने आप से बना रहा हूँ, तो पता नहीं गलत ना हो जाए। अब a रहेगा तो एक वेरिएबल पॉइंट रहेगा, कहीं भी हो सकती है, ये भी a है। अब इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन रिगार्डिंग मिड पॉइंट भी लेके आओ। नाउ लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, भाई कॉन्टेक्ट तो हम इसलिए कह देते हैं कि वो कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाती है, बाकी है तो वो कॉर्ड ही ना एक। तो इसको मैंने h कॉमा k मान लिया। सो इक्वेशन ऑफ सेम क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सिमिलर लाइन can also be
रिटन एज कैसे बेटा, t इक्वल s1। अब था क्या एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 1 था। तो अब मैंने एच के रिगार्डिंग मुझे लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट ये माना हुआ है, तो एक्स एच प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1। तो -1 से -1 तो खैर कट जाएगा, तो एक्स एच 4k इंटू वाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये लाइन 2 है, और एक्स एक्स वन प्लस 4y y1 इज इक्वल टू 1, ये लाइन 1 है, और लाइन 1 और 2 सिमिलर लाइंस हैं। इस बात को समझ पाए आप कि नहीं, बोलो बेटा। 1 और 2 क्या Yes, सिमिलर sir. लाइंस हैं? Yes, sir. और सिमिलर लाइन है तो फिर मैं इनके लाइक टर्म कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ, x1 ओवर h, y1 ओवर k। मैंने पहले इसको लिया है तो मैं पहले 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लूंगा। तो अब मैं इंटरेस्टेड किस बात में हूँ, आई वांट टू कनेक्ट दीज एच एंड के। अब मेरे पास अभी एक और रिलेशन है जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया, x1 y1 इज इक्वल टू a। तो मुझे तो बढ़िया, मुझे मिल गया आंसर। मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनको मानते हुए फर्स्ट और थर्ड से x1 का वैल्यू ले आऊंगा h ओवर दिस, फिर सेकंड और थर्ड को लूंगा तो y1 इज इक्वल टू k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a। तो h ओवर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो मैं h प्लस k इज इक्वल टू a ऑफ, सो लोकस b, लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a ऑफ, यार क्या कमी रह गई, बोलो बच्चों। x लिखना था है ना, तो ये लोकस आ जाएगा जी आपका, इट इज अ सर्कल। भाई देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताइए ये आपको क्लियर है कि नहीं। सर दोबारा। बिल्कुल बताएंगे बेटा, मैं क्वेश्चन पर जाना चाहूंगा। इसके लिए क्वेश्चन को पहले दोबारा से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 1, वो कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू a। मतलब जैसे ये जो फिलहाल पॉइंट है ये एक लाइन पर है, लाइन मान लीजिए ऐसे करके है। अब मैं लाइन पे पॉइंट कैसे मानूं, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने एक अननोन पॉइंट मान लिया x1 y1। अब वो कहता है कि ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए और उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना, ये जो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी वाला देख रहे हो, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिडिल पॉइंट का लोकस लाओ। तो हमारी तो लॉटरी लग गई भाई, हम क्या करें। हमें पता है कि कॉर्ड को दो तरह से लाया जा सकता है, आउटर पॉइंट के रिगार्डिंग तो इस इक्वेशन से, और मिड पॉइंट के रिगार्डिंग इस इक्वेशन से, है ना। अब मान लो मैं कपड़े बदल के बैठ जाऊं तो मैं ही रहूंगा ना, है कि नहीं भाई। मैंने अभी शर्ट पहनी थी, अब मैं शर्ट ना पहन के कुर्ता पाजामा पहन लूं तो मैं ही रहूंगा। ऐसे ये लाइन इस पॉइंट के रिगार्डिंग बने चाहे मिड पॉइंट के रिगार्डिंग बने, रहेगी तो यही वाली कॉर्ड। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। तो मैंने इस लाइन को जो ए बी के नाम से दिख रही है, ये फिगर ना इससे कंसर्न कर लीजिए अब आप ऐसे करके। तो ये जो ए बी के नाम से दिख रही है, पहले तो मैंने t इक्वल 0 से लाया जब मैंने आउटर पॉइंट यूज किया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट रिगार्डिंग अ पॉइंट एट अ लाइन x प्लस y इज इक्वल टू a, x x1 प्लस 4y y1 इज इक्वल टू 1 वेयर x1 प्लस y1, ये इंटैक्ट एकदम समझ में आता है कि यहाँ जो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यूज किया है x1 y1 वो इस लाइन पे लाई करते हैं। दोस्तों इसको सेटिस्फाई भी करेंगे बेटा।
फिर उसी कॉर्ड को मिड पॉइंट का, क्योंकि हमें लोकस भी लाना था, तो मैंने मिड पॉइंट को पहले कंसीडर कर लिया कि नाउ लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ ठीक है सर, आ गया। है ना, ऐसे करके बेटा। फिर टी इक्वल S1 से निकाला, कंपेयर किया और उसको यहाँ पे, ये हमारे पास की फैक्ट है। अब इससे देखो मेरी बात बार बार एक प्रूव हो रही है कि लोकस का कोई फॉर्मूला, पूरा करो सेंटेंस, नहीं होता। नहीं होता। लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। लोकस में हमें कंडीशन वहीं से डराइव करनी पड़ती है। हमें कुछ नहीं पता कि लोकस का क्या फॉर्मूला है। जो हमें क्वेश्चन डायरेक्शन देगा उसी से चलना पड़ेगा, उसी से वो ग्रैब करनी पड़ेगी कि भी मैं अब आगे कैसे चलूं। तो बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये। और भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे। देखिए, एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन बुक से ले लेता हूँ। देखो बेटा, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू फोकाई ऑफ एलिप्स, ये 2013 का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। वो कहता है सर्किल passing through foci of ellipse and passing through and नहीं passing through है ही है, passing through the foci and having its center at 0,3। और जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो अब इतनी बात तो तय है कि मुझे फोकाई तो लानी पड़ेगी। फोकाई लाने के लिए मैं ये देखूंगा कि भाई ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ए स्क्वायर है, सिंपली ये मेरे लिए ए स्क्वायर है। ए ग्रेटर देन बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तक तो जाना ही जाना है। 9 इज इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्क्वायर, 9 ओवर 16 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई। ये काम भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इसे डायरेक्ट कीजिए। फोकाई तक हम बहुत जल्दी से पहुंचने वाले हैं। प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए का मतलब है ए, ए कितना है, ए 4 है, तो अंडर रूट 7 ये आ गया जी यहाँ तक। और सेंटर भी हमें मिल चुका है, सेंटर 0 थे। क्वेश्चन एलिप्स का खत्म, क्वेश्चन सर्किल का शुरू हो गया। और सर्किल का क्या क्वेश्चन है, इन दोनों पॉइंट से जाता है, सेंटर 0,3 है। क्या कहोगे बेटा, मुझे आइडिया दोगे इसको लेकर कि कैसे करूंगा मैं आगे? हमारे पास क्या अच्छे से अच्छा मेथड है इसको लेकर? सर डिस्टेंस निकाल लेंगे। किसकी डिस्टेंस? सेंटर की इन दोनों से, यस सर। और रेडियस आ जाएगी। हाँ, और सेंटर दे रखा है तो इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर दे रखा है, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगी बेटा इसकी, अंडर 7003 की 7 प्लस 9 4 हो जाएगी, तो 4 स्क्वायर, ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन 13 में हमें मांगा गया है, तो एग्जामिनर का यहाँ पर क्या मोटो रहा होगा एक्चुअली, कि हम लोग जल्दी से इसका फोकाई ले आए, फोकाई ला सकते हैं कि नहीं, फिर हम लोग कैसे अप्लाई करें, बस इतना सिंपल सा आ गया।
इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं। एक प्रॉपर्टी का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। अभी मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, ऑक्सिलरी सर्किल। तो जैसे ये हमने बना लिया, और मान लीजिए यहाँ पर हम एक टेंजेंट बना दें ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ी बने ऐसे करके। ये S1 फोकस पॉइंट्स हैं, ये S2 फोकस पॉइंट्स हैं। तो ये ना, ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये लग नहीं रहे, बिल्कुल भी आप कहोगे तो लग ही नहीं रहे, लेकिन भाई क्या करें। एक तो मेरी ड्राइंग बढ़िया, दूसरा नाप तोल के बनाया नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट आपको लिखवाना चाहूँगा, और मान लीजिए ये A है और ये B है, तो S1A इंटू S2B ये हमेशा B स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग लिखे देते हैं, ये नोट एक कंडीशन है। और S1 and S2 be the foci, ऐसे करके S1 S2 फोकाई है। और यहाँ पे मैं लिखूं क्या, अब स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर्स drawn from foci of ellipse to its any tangent have their foot point at auxiliary circle of ellipse. S1A S2B is equals to B square. S1 S2B foci perpendiculars drawn from foci of ellipse to its any tangent have their foot points at auxiliary circle of ellipse. समझ में आ गया बेटा स्टेटमेंट ऑफ? यस ये सर। आपको, हाँ ये आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन मेंस में मैंने देखा हुआ है, एडवांस में भी देखा हुआ है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऑक्सिलरी सर्किल में हमें ऐड करनी है। कोई कंफ्यूजन हो आपको तो मुझे बताएंगे। इसके बाद हम लोग एक 15 में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है बेटा, हम लोग उस पर मूव करते हैं। जैसे फिफ्टीन में आया हुआ है, वो कहते हैं द एरिया in square units of the quadrilateral formed by tangents at the endpoints of latus recta to the ellipse. एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1। वो ये कहते हैं कि भाई, मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में समझा दूं, देखो किस तरह से। हॉरिजॉन्टल बनेगा, ए स्क्वायर ज़्यादा है, ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर हमारा 5 है। तो वो ये कहता है कि इसका जो लेटस रेक्टा होता है, कुछ लोग लेटस रेक्टा लिखते हैं, कुछ रेक्टम लिखते हैं, तो लेटस रेक्टम पर टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अब वो जो टेंजेंट है ना, एक वो बनाते हैं लाइक, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है बेटा। लेकिन मुझे इसमें बहुत भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं यदि एक ही टेंजेंट ले आऊं बस, और इस एरिया का 4 टाइम कर दूं, तो सिमेट्रिक है ये बॉडी। ये तो बात जान रहे होंगे आप।
ये जो मैंने डार्क किया है, Yes, sir. तो एक एंड पॉइंट चाहिए मेरे को। ये एंड पॉइंट क्या होता था, ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए। आप देख सकते हैं मैंने 4 लिखवाए थे, प्लस माइनस ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। साइन स्कीम के अकॉर्डिंग मैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो मुझे पॉइंट लाना बेहतर लग रहा है, लेकिन ई सबसे पहले मेरे को चाहिए। ई तो बिल्कुल यूँ समझो कि किसी भी इलिप्स को लिखते ही ई स्कैन कर लिया करो उसका, सोचेंगे ये बाद में। 5/9 1 के माइनस में और इसके रूट। चाहो तो ई का डायरेक्ट फॉर्मूला बना के रख लो यार, ये बार बार हमें बनाना पड़ता है। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ई की वैल्यू में क्या लिख दूं आपके लिए, 2/3 आ जाएगी आई थिंक। तो देखना, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ए ई का मतलब है 3 × 2/3 बी स्क्वायर अपॉन। सर एक ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट से भी तो निकल सकता है शायद। हाफ बेस अपॉन हाइट से निकलेगा, हाँ, लेकिन उसके पहले ना मुझे बेटा एक कट पॉइंट लाने पड़ेंगे ना, ये वाले। भाई ये बेस हम कहाँ से लाएंगे? ओके ओके। हाँ, तो इसलिए मैंने पॉइंट अप्रोच किए। अब पॉइंट क्या थे, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ए हम लोग ले आ चुके हैं, देखो ये रहा, और बी स्क्वायर अपॉन ए ये रहा आपके पास। बी ये 3 है, वो भी गड़बड़ हो जाती। अब इलिप्स का टेंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,5/3। तो मैं समझता हूँ, देखो ये रहा सबसे ऊपर, x इंटू 2/9, y इंटू 5/3, 5 और इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम सीधे बना लेते हैं, हमें कौन सा यहाँ पे दिखाना है कुछ। b के कोऑर्डिनेट के लिए y को 0 रखेंगे आप पक्का, तो ये तो हो गया शायद 9/2। और a के कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 रखने वाले हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब देखना बेटा, एरिया ऑफ ए ओ बी बता दो जरा मुझे बस। 1/2 9/2 और इंटू 3 27/4 एरिया। सर ये आपने वो टेंजेंट की इक्वेशन के बाद क्या करा है? हाँ बेटा, अभी डायरेक्ट समझना पड़ेगा हमें। टेंजेंट की इक्वेशन के बाद ना मैंने एक कट पॉइंट ले आया, जैसे ये बी कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट बी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने वाई को 0 रख दिया, तो सबको 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। समझो बेटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन तक तो क्लियर है ना आपको, कैसे आई है? अब जब मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बी तो एक्स एक्सिस पर है, और यदि बी एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस से कट पॉइंट लाने के लिए मेरे को वाई को 0 रखना पड़ता है। जब मैं वाई को 0 रखूंगा तो ये फ्रैक्शन ही खत्म हो गया। तो 2x/9 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 9/2। तो दैट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट क्या फैब्रिकेट हो गए, 9/2, 0। क्या कहते हो? यस सर। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 रखना पड़ेगा, वो y एक्सिस पर है। जब मैं इसको 0 रखूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, 3 उधर भेज दो, ऐसे करके। तो अब जो आप कह रहे थे ना बेस और हाइट, तो बेस तो इसका हो जाएगा 9/2 और हाइट हो जाएगी 3। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से 27/4 यूनिट्स आ गया, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ एओबी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू दैट ऑफ द एरिया, तो 27 बचा। समझो अच्छे से, कोई कमी है तो मुझे बताइए इसमें। क्लियर है सर। क्लियर है? और बच्चों सभी को, बाकी सबको क्लियर है ना? Yes, sir, clear. चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझिए। थोड़ा सा इसमें आपकी बार डिस्क्रिप्शन मुझे देना पड़ेगा अच्छे से। 2009 एडवांस में आया है। इन्होंने कहा है कि
एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1 मैं लिखूंगा। वो कहता है इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल अलाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए मैंने, और ये जो एलिप्स है ये एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है, तो रेक्टेंगल हमें ऐसे मानना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग मान सकते हैं। इसको हटा देता हूं। अच्छा बेटा, हाथों हाथ थोड़ा सा इसका डिस्कशन करिए। इसका वर्टिसेस जो होंगे वो क्या होंगे? वर्टिसेस प्लस माइनस a कॉमा 0, तो प्लस माइनस 2 कॉमा 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2 0, ये माइनस 2 0, ये 0 भी होता था तो 0 1, और ये 0 माइनस 1। एम आई राइट? Yes, sir. अब वो कहता है विच द ellipse is inscribed in rectangle aligned, हो गया, which in turn is inscribed in another ellipse that passes through 4 0। ये फर्दर एक एलिप्स पर इंस्क्राइब्ड है। थोड़ा छोटा बन गया फिगर, सॉरी। तो ये फर्स्ट एलिप्स है, ये सेकंड एलिप्स है, और ये जो पॉइंट है ना ये 4,0 है। आप चाहो हम दोबारा बना सकते हैं इसको। ये 4,0 पर है, तो क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है तो सर्टेनली यहाँ पर माइनस 4,0 होगा, ये बात तो तय है। ठीक है ना बेटा? सब कुछ सेंटर में 0 0 चल रहा है, तो इस इलिप्स को लेकर मुझे ए तो पता चल गया। फॉर रिक्वायर्ड इलिप्स सेंटर 0 0, वर्टिसेस दिस, तो a बराबर 4 हो गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मैं पार्शियली इसको ला चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस मेरे को b नहीं आता अभी। इस b के लिए कौन आइडिया देगा मुझे, बताइए। b के लिए कोई आइडिया बेटा? ई निकाल के पहले वाले का, पहले वाले का e निकालना है। अच्छा, फिर उससे दूसरे वाले का बी। नहीं, लेकिन b में और e में हम कनेक्शन कैसे बैठाएंगे भाई? इसका इसेंट्रिसिटी इससे थोड़ा ना यूज कर सकते हैं हम लोग। ये एलिप्स अलग है, ये एलिप्स अलग है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये इक्वेशन बताओगे, एक मिनट, ये इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू हो सकती है, दोनों फिगर का यूज कर लो, कुछ वहां से ले लेते हैं, कुछ यहाँ से ले लेते हैं। ये वर्टेक्स आपने मुझे 2,0 बताया था, तो एक लाइन जो इस पे वर्टिकल है एक्स एक्सिस पे, क्या y इक्वल टू नहीं होगी? नहीं, x इक्वल टू इनसाइडर, ये जो पॉइंट था ये 0,1 था, ये वाला। तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। जरा इसको समझ के मुझे बताओ। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई।
इस कॉर्नर के पॉइंट मिल गए बेटा मेरे को। दिस एलिप्स passes through 2, 1, am I right? Yes, sir. और यदि ऐसा है तो हमारी बात बनी गई। वन अपॉन 4 so ellipse is 16 की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. Raj. तो कहीं ना कहीं फिगर का भी इंपॉर्टेंस है। और वही मैं बार बार देखो इस बात को हमेशा कहता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही जनरली मैंने आपके साथ शुरू किया। और आप देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, 5th टॉपिक मेरे से पढ़ रहे हो एलिप्स। लेकिन मैं सभी चैप्टर्स के लिए कॉमन थॉट देता हूँ कि भाई क्वेश्चन को समझना ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इसलिए थोड़ा टाइम आप क्वेश्चन को समझने पर जरूर लगाएं कि भाई क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया है। ये हमें बहुत नीडफुल होता है। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट सीट पर। थोड़ा लोकस बेस्ड है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स x square plus 3y square equals 6 on any tangent of ellipse। मतलब एक एलिप्स है, मैं कोई वैसे नहीं बना रहा इस बार, बहुत ही सिंपल सी फिगर। आप सोचते होगे और मैं कॉम्प्लेक्स बना भी नहीं सकता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे करके हमने टेंजेंट बनाया होगा यहाँ पर। और थोड़ा सा जैसे ये एक एलिप्स है, यहाँ आपने एक टेंजेंट बनाया, ये सेंटर है, और सेंटर से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर है इसका लोकस लाना है मेरे को। तो पहले तो जब एनी टेंजेंट का कंसीडरेशन आया ना, इन दोनों वर्ड्स को माइंड में बिठा लो। एनी टेंजेंट का मतलब है कि हमें हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करनी है, हमेशा एक्स कॉस थीटा ओवर ए वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल्स टू 1। देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर 6 वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1 है। तो ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा ओवर अंडर 6 हो जाएगी, वाई साइन थीटा ओवर अंडर 2 हो जाएगी। याद है ना पैरामीट्रिक अभी लिखा था। अब आप मुझे बताओ, इसका लोकस भी लाना है बेटा, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन। इसको हम लोग एच कॉमा के मान सकते हैं। सेंटर इसका क्या होगा? 0 0 होगा। कुछ बताओगे कनेक्शन कैसे लाऊं? क्यों बच्चों, एच के का लोकस लाना है।
वो सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये हो गया, चलो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन भाई काफी खतरनाक बात दिख रही है। एक काम करो जरा, ये ओ है, इस पी के कोऑर्डिनेट लाओ और उन्हें एच के बराबर रखो। तो इक्वेशन ऑफ ओपी कौन बताएंगे हमें जल्दी से? इक्वेशन ऑफ ओपी हमने कुछ बताया था, आपको याद होगा। जैसे इसको ना एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, अंडरूट 2x कॉस थीटा प्लस अंडरूट 6y साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडरूट 12। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे इसको? यस तो सर। इक्वेशन ऑफ ओपी जो होगा बेटा वो आपका हो जाएगा अंडरूट 6x साइन थीटा माइनस अंडरूट 2y कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये बताओ, ये हमने डायरेक्ट लिखा है। जब हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर लिखते थे, ये हमने स्ट्रेट लाइन में आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। तो परपेंडिकुलर लाइन हम कहते थे आपसे कि एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर लो और बराबर में लैम्डा लिख दो। फिर ये पास कहाँ से कर रहा है? 0 0 से, तो लैम्डा 0 0 आ गया। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक है, याद आ गया। याद आ गया होगा। अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये 1 है और ये 2 है। अब एक तरीका मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मैं इससे एक्स और वाई के वैल्यू निकाल लूँ, वो एच और के। अब वो वैल्यू किसके फॉर्म में आएंगे? कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में आएंगे। और पैरामीटर यदि में हम एलिमिनेट करेंगे तो जरूर हमें एच के में रिलेशन मिल जाएगा। चाहे एच के रख लो, चाहे एक्स वाई रहने दो, वो तो बाद में भी हम एच के को किस में बदलते हैं? एक्स वाई में बदलते ही हैं। तो अब आप मुझे बताओ भाई, बड़ा तो है क्वेश्चन। अंडू 2 का डिवीजन करके और फटाक से ना वाई की वैल्यू ले आओ जरा बेटा। वाई की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पर अंडूट 3 और बोलते रहो एक्स टेन थीटा। ये मैं इधर ले गया हूँ, अंडूट 2 से इसको अंडूट 3 टाइम कट किया, कॉस का डिवीजन किया। अब इस वाई को यहाँ पुट कर दो फ्रॉम 1 में जब रखूंगा तो अंडूट 2 को कट कर दो पूरे उसमें, अंडूट 2। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस अंडूट 3, और y की वैल्यू हो चुकी है मेरे पास फिर से अंडूट 3 एक्स साइन थीटा ऑलरेडी है, टेन थीटा मैंने अपने पास से ले आया, अंडूट 2 का है डिवीजन चल रहा है अंडूट 6। तो भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा 3x साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अंडूट 6 कॉस थीटा। तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडूट 6 कॉस थीटा ओवर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई काफी एफर्ट करने पड़ेंगे बच्चों इसके लिए, फिर से समझ लीजिए। सर 2 नहीं आएगा बस सर, 2 सर, 2 की जगह सर 3 आएगा ना सर। 1 बेटा जब मैं प्लस। x कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लेगा, ओके सर, ओके। तो 1 बचेगा और 2 साइन स्क्वायर और बचेंगे, इधर अंडरूट 6 है ना। यस सिमिलरली सर। y की वैल्यू देख लो, y तो क्या है? अंडरूट 3 टेन थीटा है, तो अंडरूट 3 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर अंडरूट 18, कॉस को रख दो यहाँ पर, मतलब मेरे सॉरी सॉरी एक्स को रखना है, तो ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। क्या कहते हो? यस सर। अब ये तो एच है और ये क्या है, हम एच के का यूज ही नहीं कर रहे हैं हमें तो। अब थीटा को कुछ सॉल्व करने की बताओ भाई, अब जरा बात कुछ कर सकते हैं क्या अपन? भाई इसको बताना है। अब क्या करूं? थीटा को एलिमिनेट करो भाई किसी भी तरह से, सोचो इस बारे में। एक रास्ता है मेरे पास, टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा बराबर क्या है? y अपॉन अंडरूट 3x। ये y और ये अंडरूट 3x। बहुत डेंजरस क्वेश्चन बना दिया यार इन्होंने। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये सब वैल्यू लाओ और यहाँ ले आओ, और कुछ नहीं कर सकते अपन। ये हो गया
तो लंबा हो X जाएगा इज, फिर वो। हाँ लाना तो ऐसे ही पड़ेगा। और कुछ कर सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि मैं करूंगा तो ये बेटा 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 6 कॉस स्क्वायर और प्लस 6 साइन स्क्वायर को ले लीजिए, क्लब कर लीजिए, तो 6 तो वो बना देगा और 12, है ना? यस सर। अरे ये तो आसान निकला। हाँ लग रहा है कुछ हो जाएगा जल्दी। 6, अब मेरे को एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा बेटा। 6 कॉस स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर तो 6 बन जाएगा, 12 साइन स्क्वायर बैलेंस रहेगा। तो मैं यदि 6 कॉमन ले लूंगा ना तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नीचे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। एम आई राइट? यस सर। ये पूरा कट गया, नेक्स्ट सीट पे लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचा मेरे पास, जहां तक मैंने देखा था, 6 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को टेन थीटा बराबर वाई अपॉन अंडूट 3x मिला हुआ है, इसी का यूज करना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं। अब उसका यूज तो मैं कर पाऊंगा, देखो कैसे कर पाऊंगा। कॉट थीटा बता दो क्या है कॉट थीटा? कॉट थीटा हो जाएगा अंडूट 3x ओवर वाई। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन इस, ओ यार देखो एक स्टेप जल्दी के चक्कर में हमने गलत कर लिया अपना। समझ गए मेरी गलती क्या है? सर सही तो है। नहीं यार वो गलत हो गया था। मैंने उधर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर लिखा, उधर रेसिप्रोकल कर दिया। मैंने सीधे साइन पे चला गया, दिमाग तेज काम कर रहा था, हाथ धीमा काम कर रहा था। अब समझो। अच्छा सर। यस सर। उधर तो मैंने कोसेक स्क्वायर लिखा, उधर रेसिप्रोकल भी कर दिया। एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था साइन स्क्वायर। अब यहाँ रख दो इसको। तो एक्स स्क्वायर इसे कहते हैं हाथ धीमा चलना दिमाग तेज चलना। तो 1 प्लस 2 और ये वाई स्क्वायर ओवर सर थ्री ये एक्स होता है सर, स्क्वायर होता है मेरे संग भी। हो जाता है ना। ये है सिली बेटा। मिस्टेक। अब इसको अपन ठीक से आप इसको लिख लीजिए और ये आ जाएगा। भाई कर ही देते हैं, चलो यार अब इतना कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आफ्टर एलसीएम। अब ये देखो जरा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। 3 से 2 टाइम कट हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर। यही इसका आंसर भी है। क्या कहते हो बच्चों, बताओ। सर एक मिनट। हम्म, ये सर क्लियर है। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? इसी का बताओ आप भी। यस सर। हम्म, चलिए और बाकी सब बच्चों को भी उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बताया करो बेटा सभी। तो एलिप्स बेटा फॉर्मली मेरे तरफ से आज कंप्लीट है और नेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग हाइपरबोला को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल में आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप फ्री हो जाएंगे। समझे ना? तो यस सर। काफ़ी बड़ा सेगमेंट है अपने आप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने देखा। यस। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे और मैं सभी से कहूँगा कि किसी भी तरह से टाइम निकालो। मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल में बिजीनेस ज़्यादा हो गई होगी, बट बेटा थोड़ा क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है ना? तो तभी हमारे अपने हो पाते हैं, हम क्वेश्चन जब कर लेते हैं, ठीक है? यस तो सर।
आज के लिए इतना ही बेटा, बाय, बाय सी यू सर, नेक्स्ट। हाँ, मंडे थैंक यू। शायद मंडे ही होगी क्लास। ओके बेटा, वेलकम। तो ठीक है बेटा, अच्छे से क्वेश्चंस करना। ओके।